हम सभी के जीवन में कुछ खास पल ऐसे आते हैं जिसे हम ना चाहते हुए भी कभी भूल नहीं सकते। वो खास पल परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जिसे हम कुछ देर के लिए छुपा तो सकते हैं लेकिन उसे कभी हटा नहीं सकते। ऐसे ही कुछ खास पल की कहानी आज आपके बीच लेकर आए हैं। ये कहानी भारत के बिहार राज्य के सीमांचल इलाके का खूबसूरत जिला पुनरिया की है। आपसे अनुरोध है कि आप इस कहानी को पूरा पढ़ें। ये कहानी आपके होठों पे मुस्कान और आंखों में नमी जरूर लेकर आएगी। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। सिर्फ इसके पात्रों के नाम व्यक्तिगत कारणों से बदले गए हैं। बात उन दिनों की है जब सुमित कई वर्षों के बाद अपने भविष्य को संवारने के लिए कानून की पढ़ाई करनी चाहिए और बिना वक्त गवाए उसने अपना दाखिला पुनरिया के सुप्रसिद्ध विद्या महाविद्यालय ब्रजमोहन ठाकुर लॉ कॉलेज पुनरिया में करवा लिया। कंधे पे दो छोटी बहनों के भविष्य की जिम्मेदारी और पिता के अक्सर बीमार रहने की वजह से कम उम्र में ही वक्त ने जिंदगी से वो अनुभव जोड़ दिया जो सुमित को कम उम्र में ही एक अनुभवी, समझदार एवं परिपक्व इंसान बना दिया। कुछ कर गुजरने की चाहत और दिल में ढेर सारे सपने का बोझ लिए निकल पड़ा सुमित अपने घर से अपनी मंजिल की ओर। वर्षों बाद किसी कॉलेज में क्लास करने की अनुभूति ऐसी मानो किसी ने गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पिला दिया हो। वो जोशीले कदम कॉलेज प्रांगण में कभी कक्षा तो कभी खेल के मैदान के बीच खड़े वो आम के पेड़ की छाया के नीचे रुक जाया करता था। सुमित था तो जूनियर, लेकिन उसके अनुभव और परिपक्वता ने सीनियर छात्र भी उसके सामने जूनियर लगते। हर कॉलेज की तरह यहाँ भी सीनियर छात्र जूनियर की रैगिंग करने से बाज नहीं आते थे और इसमें सुमित तो महारत हासिल थी। और इसी दौरान वो दिन भी आ गया जिसने सुमित की जिंदगी बदल दी। कॉलेज का पहला दिन सुमित अपने सीनियर दोस्तों के साथ कॉलेज के बरामदे में बैठा था। तभी एक छात्रा की एंट्री होती है और सुमित हाथ के इशारे से उस लड़की से कहता है, ए लड़की किधर जा रही है? पहले गाना फिर क्लास के अंदर जाना, ओके? लड़की बिना गवाए गाना गा देती है। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। सुमित हताश तुरंत अपने को संभालते हुए कहा, ये सब क्या दिल विल वाला गाना सुना रही है? शास्त्रीय संगीत सुनाओ। अब वो शास्त्रीय संगीत कैसे सुनाती? फिर भी उसने कोशिश की और 2-3 बार आ करके रैगिंग के छुटकारा पाया। ये वो पहली लड़की थी जिसने पहली बार सुमित को आश्चर्य में डाल दिया था और इसका नाम अनुरिमा था, जो सुमित के साथ ही उसके क्लास में पढ़ती थी। किसी तरह कॉलेज का पहला दिन तो बीत गया, पर अगला दिन दोपहर का वक्त क्लास शुरू होने में आधा घंटा शेष बचा था। सुमित अपने दोस्तों के साथ बरामदे में बैठा था और तभी दुबली पतली कदकाठी लाल ढीले से पजामे में पीली कुर्ती, कान में बड़ा सा झुमका, गले में ईयरफोन लटकाए, बालों को समेटते हुए सहपाठियों के साथ सुमित चली आ रही ऐसे एक लड़की जैसे मानो उसको कच्चा चबा जाएगी। सुमित और उसके मित्र आश्चर्य और भयभीत होकर उठ खड़े हो जाते हैं और वो लड़की कहती है, क्या मजाक बना के रखे हो? पूरा कॉलेज की रैगिंग का ठेका लेके रखे हो? समझ क्या रखा है खुद को? हाँ? सुमित को ऐसा लगा जैसे किसी ने कान में जोर की सीटी बजा दी है और दिमाग सन सा हो गया हो। हताश सा सुमित सिर्फ बिना कुछ कहे उसकी बातों को सुन रहा था। वो कुछ सेकंड चुप होती और पुनः उसके होठों से शब्दों के बाण चलाती जो सुमित के दिल दिमाग दोनों को चीरते जा रहे थे। सहपाठी होकर अपने ही सहपाठी की रैगिंग करते हो? अधिक उम्र में पढ़ाई शुरू किए हो या कई दफ़ा एक ही क्लास में फेल हुए हो? हाँ, आइंदा ऐसा हुआ ना।
तो शिकायत सीधा प्रिंसिपल साहब को जाएगी, समझे। फिर वो जिस तरह आई उसी तरह वापस चली गई अपने सहेलियों के काफिले के साथ। ये लड़की कोई और नहीं, उस अनुरिमा की बड़ी बहन निम्मी थी, जो इसी शहर पुनरिया में रहकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करती थी। निम्मी के जाने के बाद सुमित खुद को संभालते हुए थोड़ा वर्तमान में आया। निम्मी और अनुरिमा दोनों बहन बिहार के सीवान जिले के रहने वाली थी और पुनरिया में एक निजी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। निम्मी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही थी और अनुरिमा लॉ की पढ़ाई कर रही थी। इस घटना के अगले दिन अनुरिमा ने निम्मी से सुमित के बारे में बताया कि वो कुछ मजबूरियों के कारण कई वर्षों तक पढ़ाई छोड़ दी थी। पिता अक्सर बीमार रहते हैं। घर का बड़ा लड़का होने के कारण अपने से छोटी 2 बहनों की जिम्मेदारी थी इसके कंधे पर। बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाना और उसे एक अच्छे माहौल देने का प्रयास करता रहता है। बीते कई सालों से उसने कभी दशहरा दिवाली पे खुद के लिए कुछ नहीं लिया, लेकिन बहनों को उसके पसंद के कपड़े जरूर दिए। कम वक्त ने इतने सारे जिम्मेदारियों का बोझ लिए वो सबकी मदद बिना किसी स्वार्थ के करता रहता है। सुमित जो दिखता है असल में वो ऐसा नहीं। अनुरिमा सुमित के बारे में निरंतर कहती जा रही थी और निम्मी उसके बातों को सुनकर अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। निम्मी को अपने किए पर पछतावा था। तभी तो अनुरिमा के बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू छलक गए, लेकिन सुमित के बारे में अनुरिमा की जुबानी अब भी जारी थी। तभी निम्मी अब बस कर पगली, कितना रुलाएगी, देख कटोरा भर गया, जा बाहर फेंक करा। अगले दिन निम्मी सुमित से अपने किए पे माफी मांगने कॉलेज पहुंची। सुमित अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठा था। तभी निम्मी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सुमित चौंकते हुए कहा, तुम अब क्या किया मैंने? निम्मी, देखो सुमित, उस दिन गुस्से में मैंने बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया था, उसके लिए माफी मांगती हूँ। सुमित ने चाय की प्याली निम्मी की ओर बढ़ाते हुए कहा, दरअसल उस दिन मैंने कुछ सुना ही नहीं, मेरा सारा ध्यान तुम्हारे कान के ईयर रिंग पे थी। तुम कब क्या बोल दी मैंने न समझा न सुना। इस तरह दोनों के बीच बातचीत होने लगी। फिर जाते जाते दोनों के बीच फ़ोन नंबर भी शेयर हुए। उसी दिन रात 11 बजे सुमित के फ़ोन पे एक व्हाट्सएप आता है, हाय। मैसेज निम्मी का था और फिर बातें आगे होती गई और दोनों शब्दों और वाक्यों का आदान प्रदान करने लगे। वक्त बीतता गया। इनकी बातें व्हाट्सएप से शुरू होकर कब मुलाकात में बदल गई पता नहीं चला। फिर हर रोज ढेर सारी बातें और चंद मुलाकातों का सिलसिला चलता गया। शायद अब इनकी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी कि जिसका अंदाजा शायद इनको नहीं था कि वे अब दोस्त नहीं रहे। हर रोज निम्मी अपनी कोचिंग क्लास के खत्म होने के बाद पुनरिया के एक मात्र स्टेडियम में संध्या 6 बजे पहुंच जाती और सुमित के आने का इंतजार में स्टेडियम के सीढ़ी पर बैठी रहती। फिर रोज की तरह सुमित का मूंगफली लेकर देरी से आना, फिर निम्मी का खूबसूरत गुस्सा, फिर दोनों के बीच प्यार भरी तकरार, निम्मी दोबारा कभी ना मिलने का झूठा वादा करना। इस तरह वक्त बीतता गया। कई सारे बदलाव हुए, बदली नहीं तो इन दोनों की दोस्ती, इनका साथ मिलने का वो खूबसूरत स्थान। वक्त के साथ इनके रिश्ते की गहराई और भी गहरी होती गई। फिर आया वो वक्त जब कॉलेज में अनुरिमा और सुमित ने पढ़ाई के पूरे 5 साल पूरे हो गए और कॉलेज प्रशासन द्वारा इस सेशन के सभी छात्र छात्राओं के लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया। कॉलेज में विदाई का वो पल कितना कठिन होता है, शायद इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। वक्त ने मानो सब कुछ रोक दिया हो। खैर, सारा खेल वक्त का ही था।
और वक्त के साथ ही विदाई समारोह का समापन होना था। इसके बाद सभी अपने अपने सपनों को पूरा करने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान हो जाते, लेकिन सुमित को इस कॉलेज से जो मिला वो शायद इस सेशन के किसी छात्र को नहीं मिला। वो था एक सच्चा दोस्त जो दिल के करीब था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुरिमा और निम्मी को हमेशा के लिए घर वापस होना था, और चूंकि निम्मी घर की बड़ी बेटी थी इसलिए घर वापस जाते ही उसकी शादी हो जाने की भी चर्चा हो रही थी। 5 वर्ष में जो प्यार स्नेह यहाँ मिला उसे छोड़कर हमेशा के लिए चले जाने का दर्द असहनीय था। इसी पीड़ा और दिल में ढेर सारी बातें लेकर निम्मी उसी स्टेडियम में शाम 6 बजे सीढ़ी पर बैठे सुमित का इंतजार करने लगी। उधर सुमित हाथ में मूंगफली लिए कुछ चबाते कुछ गिराते हालात में अनजान रोज की तरह देरी से पहुंचा और निम्मी के बगल में मूंगफली रखकर बैठ गया। निम्मी एक एक मूंगफली उठाती और उसे फोड़ती, ऐसे मानो दिल के दर्द को रोक रही हो। शांत सा माहौल, निम्मी के खूबसूरत आंखों के कोर में आंसू की वो बूंदें दिल का हाल बयां कर रही थी। शायद सुमित निम्मी के इस पीड़ा को समझ रहा था, इसलिए उसने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, निम्मी एक काम करना, ये सारे मूंगफली तुम लेकर चली जाना और वहां आराम से अपने कमरे में बैठकर खाना। निम्मी गुस्से और दर्द भरे नजरों से सुमित की ओर देखती है, झल्लाते हुए कहती है, तुम कब किसी बात को गंभीरता से लोगे? बोलो, घर में मेरी शादी की बात चल रही है। सुमित, मैं किसको क्या जवाब दूं बताओ? तुम इस तरह बेपरवाह हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बताओ सुमित, मैं क्या करूं? ओ निम्मी के आंखों में छुपी वो आंसू खुद को रोक नहीं पाए और आंखों से छलकते ही माहौल फिर से शांत और गमहीन सा हो गया, मानो अंधकार में चांद छुप गया हो। निम्मी खुद को संभालते हुए आंसू को रोकते हुए सुमित के हाथ में मूंगफली पकड़ाते जल्लाते हुए कहती है, लो ये मूंगफली, घर जाकर आराम से खाना। इस बीच कब सूर्य ढल गया पता ही नहीं चला। अंधेरा धीरे धीरे चांदनी रात को अपने आगोश में लेने की कोशिश कर रहा था। सुमित अपनी मोटरसाइकिल में चाबी लगाते हुए बोला, निम्मी चलो, रात होने को आई, चलो तुम्हें तुम्हारे रूम पे छोड़ दूं। निम्मी, हाँ सुमित, मुझे पता है तुम मुझे छोड़ ही दोगे और कर भी क्या सकते हो। निम्मी के आंखों के आंसू अब भी छलकने का इशारा कर रहे थे और इधर सुमित अब मायूस था। अंधेरे ने उसके आंसू को कहीं छुपा दिया। निम्मी की आंखें देख न सकी। सुमित मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और निम्मी को उसके हॉस्टल छोड़ने निकल पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे जुदाई और मोहब्बत को एक साथ महसूस कर रहे थे। सुमित निम्मी को छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है और उसी रात 10 बजे सुमित को निम्मी का व्हाट्सएप आता है। तुमने क्या सोचा सुमित, बताओ। सुमित कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद निम्मी का कोई मैसेज नहीं आता। सुमित काफ़ी देर तक मोबाइल स्क्रीन पे नज़र रखता है, लेकिन उसके बाद निम्मी का कोई मैसेज नहीं आया। 2 बहनों की शादी, पिता का ख्याल, आर्थिक परिस्थिति और सर पर ढेर सारी जिम्मेदारियों के बोझ ने सुमित को निम्मी के मैसेज का रिप्लाई देने से रोक दिया और देखते ही देखते कॉलेज के फेयरवेल का दिन आ गया। सुमित चाहता था कि निम्मी इस समारोह में न आए, लेकिन दिल से वो पूरे समारोह में उसे ही खोज रहा था। इस दौरान अनुरिमा सुमित के पास आती है। सुमित जी, आज कॉलेज का आखिरी दिन है, शायद आज के बाद कभी मुलाकात नहीं होगी, इसलिए आखिरी बार आप चाहो तो स्टेशन मिलने आ सकते हो। आज शाम 5 बजे की ट्रेन है, चलती हूँ, अपना ख्याल रखना।
निम्मी और अनुरिमा अपने सामान के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच जाती हैं। मन को रोके दिल में मिलने का ख्याल लिए सुमित कॉलेज से निकलने के बाद स्टेशन के एक फ्लाईओवर पे निम्मी के नज़रों से दूर खड़ा हो जाता है। जहां से सुमित निम्मी को देख पा रहा था, उधर निम्मी की नज़रें स्टेशन के हर तरफ सुमित को ढूंढ रही थी। तभी ट्रेन आती है। उतरने और चढ़ने वाले यात्रियों का काफिला प्लेटफार्म को अपने आगोश में ले लेता है, लेकिन सुमित की नज़रें अब भी इस भीड़ में निम्मी को ही देख रही थी, जो किसी तरह मशक्कत के साथ ट्रेन के डिब्बे में चढ़ने का प्रयास कर रही है। बड़े फुर्ती के साथ अनुरिमा भीड़ को कमजोर करते हुए ट्रेन पे चढ़ जाती है और बारी बारी से निम्मी उसे सामान देती है, लेकिन निम्मी की नज़रें अब भी सुमित को ढूंढ रही थी। सभी सामान को चढ़ाने के बाद खुद भी ट्रेन पर चढ़ जाती है और चढ़ने से पहले एक बार पूरे स्टेशन के हर तरफ नज़र दौड़ाती है कि कहीं दिख जाए उसका सुमित। उसे लगा शायद देर से आने की आदत जो थी उसे, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। निम्मी की मोहब्बत अब यादों में तब्दील हो चुकी थी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन को छोड़ते हुए निकलती जा रही थी, लेकिन निम्मी की आंखें अब भी सिर्फ और सिर्फ सुमित के एक झलक मात्र को तरस रही थी। ट्रेन फ्लाईओवर के नीचे से गुजरती है। सुमित अब भी उसी फ्लाईओवर पे खड़ा उस जाती ट्रेन को निहार रहा था, और तभी जो हुआ शायद वो मोहब्बत का वो खूबसूरत एहसास था। फ्लाईओवर से नीचे उतरने के दौरान निम्मी ने सुमित का एक झलक देख लिया और बिना वक्त गवाए उसकी आवाज़ लगा दी, सुमित। सुमित पीछे देखा तो उसकी भी सीधी नज़र निम्मी पे पड़ी, जो हाथ हिलाकर उसे इशारा कर रही थी, मानो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही हो। सुमित के आँखों में छुपी वो आंसू पहली बार उसकी आंखों से छलक पड़े और वो खुद को संभालते हुए स्टेशन से बाहर आ गया और मूंगफली लिए सीधा स्टेडियम चला गया। शायद वो भूल गया था कि आज मूंगफली वो वापस अपने घर ले जाएगा, क्योंकि आज निम्मी उसके साथ नहीं थी। वक्त वहीं शाम के ठीक 6 बजे, जब वो हर रोज निम्मी से मिला करता था। अब न निम्मी रही, न उसकी वो प्यार भरी बातें, तो सिर्फ उसकी यादें हैं। जिंदगी फिर उसी जिम्मेदारियों के बोझ तले चलने लगी। वक्त ने निम्मी के मोहब्बत को यादों के इतिहास में बदल दिया और सुमित ने उन यादों को हमेशा के लिए अपने दिल में दबा दिया और जीने की ख्वाहिश लिए जीने लगा। शायद इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, जिंदगी कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, जीना पड़ता है। आज सुमित अपने दोनों बहनों की धूमधाम से शादी करवाई और पिता का इलाज भी, और कहीं अपने दिल में निम्मी की यादों को भी दफन कर दिया, जो अक्सर उसकी आंखों में दिखती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।